हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 बायोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम है वनस्पति जगत। अगर आपको किसी और चैप्टर के वीडियोस चाहिए और किसी और चैप्टर के एनसीईआरटी चाहिए तो आप कमेंट में उस चैप्टर का नाम लिख दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने विहटेकर 1969 द्वारा सुझाए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। फंजाई, कवक तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य, जिनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल लिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझते हैं। समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर है तथा लीनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को मान्यता दी गई थी। अब यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों के प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों में इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टन हुकर ने सुझाया था। वर्तमान में हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है, को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं, तब यह और भी कठिन हो जाता है। उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध न हो, संख्यात्मक वर्गीकी, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी ने कोशिका वैज्ञानिकीय सूचनाओं को क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रासायनिक वर्गीकी को पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड, स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय या अलवणीय जलीय तथा समुद्री जल दोनों का जीव है। वे अन्य आवास जैसे नम युक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लोथ रिच। शैवाल की माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनियां जैसे वोल्वॉक्स तथा तंतुमयी जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड में थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूसपोर होते हैं। इनमें कसाबिका फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनमें पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संगलित होते हैं। ये युग्मक अक्षाभिक युक्त, फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे स्पायरोगायरा। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संगलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं, जैसे यूडोराइना की कुछ स्पीसीज। विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े एचल स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संगलित होता है, जैसे वोल्वॉक्स और फ्यूकस।
शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल ही स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सारगासम बहुत सी स्पीसीज प्रजातियां जो समुद्र की 70% स्पीसीज या प्रजातियों में से है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्र भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक केराजिन लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के लिए संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना एक कोशिक शैवाल है। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। इनकी तालिका आप ये देख सकते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। यह एक कोशिक कॉलोनी में अथवा तंतुमय हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। व्रणक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क की प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं। पायरिनोइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह पैक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजेला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोर जूस्पोरेंजिया चल बीजाणुधानी में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा तथा कारा है। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती है। ये सरल शाखित, तंतुमयी यानी एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड तथा जेंतोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे रंग के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड जेंतोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लेमिनेरियन अथवा मेनिटोल के रूप में हो सकता है। काई कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जिनी तथा जिलेटिनी आस्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक से के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधा प्राय संगलक द्वारा अध्यस्तर सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है और इसकी एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्वी रूप से जुड़े होते हैं। इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी विषम युग्मकी स्पीसीज या प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म यानी नाशपाती आकार की होती है और इसकी पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम तथा फ्यूकस है। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इनका लाल वर्णक R-फाइक्रोइरिथ्रिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र में गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी, और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इससे कायिक जनन विखंडन अलैंगिक जनन एचएल स्पोर बीजाणु और लैंगिक जनन एचएल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और इसके पश्चात निषेचोत्तर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेडियम है।
सवालों के उदाहरण आप देख सकते हैं। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मांस तथा लीवर वर्ट आते हैं, जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं। चित्र आप देख सकते हैं। क्योंकि ये भूमि पर ही जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्राय नम, सीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। यह थैलस की तरह होता है और शान अथवा सीधा होता है और एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाप द्वारा सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती। इसमें मूलसम, पत्तिसम अथवा तनासम संरचना होती है। ब्रायोफाइटा की मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पूधानी कहते हैं। ये द्विकक्षाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ये फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है। इससे एक बहुकोशिक बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद से विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज या जाति पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकेजिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मोस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य कुछ उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। क्योंकि मोस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचाती है और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइटा को लीवरवर्ट तथा मोस में विभक्त कर सकते हैं। लीवरवर्ट प्राय नमी छायादार स्थानों के, नदियों के किनारे, दलदलित स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लीवरवर्ट की पादपकाय थैलाभास मार्केंसिया होती है। थैलस पृष्ठाधार होते हैं तथा अधः स्तर बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती है। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा कप द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों, जिन्हें जेमा कप कहते हैं, में स्थित होती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है। इससे एक नया पादप उग आता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल मार्केंसिया होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर के अंकुरण होने के कारण मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। मोस जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था प्रथम तंतु है, जो स्पोर से बनता है। ये विसर्पी, हरा, शाखित तथा प्राय तंतुमयी होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्व कली के रूप में उत्पन्न होती है। इससे एक सीधा पतला तना सा होता है, जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी रहती है। यह बहुकोशिक तथा शाखित मूलाप द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मोस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग
पूधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो 5 सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मौसमी स्पोरोफाइट लीवरवेट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मौसमी स्पोर विकिरण की बहुत ही विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनोरिया, प्रोलिटाइकम तथा स्फेग्नम होते हैं। टेरिडोफाइट टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत ही आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। आप इन ऊतकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट में अंतर्गत होस्टेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट में जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है, लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादप स्पोरोफाइट होती है जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती है। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघुपर्ण, उदाहरणतः सिलेजिनेला अथवा बड़ी वृहत्पर्ण हो सकती हैं, जैसे फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की तरह बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं। उदाहरण सिलेजिनेला इक्विसिटम। बीजाणुधानी की स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाभ युग्मकोद्भिद बनाते हैं जिन्हें प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकताएं कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पूधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पूधानी से पुंबड़ू से निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी के स्थित अंडे नर युग्मक संलग्न होता है और युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांशतः टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। सिलेजिनेला साल्विनिया में 2 प्रकार के वृहद बड़े तथा लघु छोटे स्पोर बनते हैं जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े वृहद बीजाणु तथा छोटे लघु बीजाणु नर से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा नर युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया शैशव भ्रूण बनता है और यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट को 4 वर्ग क्लास होते हैं जिन्हें साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला तथा लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा, इक्विसिटम तथा टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस तथा एडियंटम। चित्र आप देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस, अनावर्त, स्पर्म, बीज ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। इनकी मूल प्राय मूसला मूल होती है। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है जिसे कवक मूल कहते हैं, उदाहरणतः पाइनस। जबकि कुछ अन्य की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्तर करने वाले रासायनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है जिसे प्रवाल मूल कहते हैं, उदाहरण साइकस। इसके तने अशाखित साइकस अथवा शाखित पाइनस या सीड्रस होते हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती है। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है।
जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है। शंकुवार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी, क्यूटिकल तथा ग्रंथिक रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषाणु बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा वृत्त बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर होते हैं। बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये सलत अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है, उन्हें लघु बीजाणुधानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और ये कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को प्राकण कहते हैं। प्राकणों का विकास लघु बीजाणु में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होती है, उन्हें गुरु बीजाणुधानी अथवा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष, पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों पर साइकस पर स्थित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभाजित हो जाता है। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं, जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणुधानी बीजांडकाय स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इससे 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जननांग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट अथवा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी में परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक परागनली निकलती है, जिसमें नर युग्मक होता है। ये परागनली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड में बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है। इसके बीज फलों के भीतर ही है। ये पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। इनमें हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये 2 वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। इसी के साथ आपका ये अध्याय खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर ऐसे ही आपको अन्य वीडियो की समरी भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।